सुरेश के में मैं हूं आपका साथी एसडीएम सुरेश के मैम। स्वागत है आपका हमारा अनुभव आपकी उड़ान के इस चैप्टर में जिसका नाम है मौलिक अधिकार। अब इस मौलिक अधिकार के इस चैप्टर में हम पहले इसको मौलिक अधिकार चैप्टर को दो भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहले भाग में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्यों लाए गए, ऐसे कौन से कारण थे, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस थे जिसकी वजह से मौलिक अधिकार के प्रावधान लाए गए। दूसरा हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्या है। तीसरा हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार क्यों है, ऐसे कारण कैसे कौन से कारण जिसकी वजह से मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ी है। तीसरा मौलिक अधिकार का इतिहास पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार होने की वर्तमान कंडीशन में आने से पहले उन्होंने किस किस का इतिहास को उन्होंने कंबाइन किया है, उस इतिहास के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। चौथा पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकार, चाहे वो कानूनी अधिकार हो या अपने सामाजिक अधिकार, उससे कितना भिन्न है। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हम मौलिक अधिकार की विशेषता, मतलब जो आपका पहला वीडियो आपका है मौलिक अधिकार के संबंध में, इन्हें पांचों के बारे में हम आपकी जानकारी देंगे। और जो सेकंड जो हमारा वीडियो होगा मौलिक अधिकार के संबंध में, जो ये बताऊंगा उस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मौलिक अधिकार का स्रोत क्या है और मौलिक अधिकार को निलंबित कब कब किया जा सकता है, मतलब जो मौलिक अधिकार की जो पावर है उसको निलंबित कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है। तीसरी बात है मौलिक अधिकार पर कौन कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं और कौन प्रतिबंध लगा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई प्रतिबंध लगाता है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा। और सबसे बड़ी बात, रक्षा कौन करेगा और रक्षा किन नियमों के अनुसार करेंगे, कैसे की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है भारतीय संविधान में जो भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में जो अधिकार दिए हैं वो कितने हैं और कौन कौन से नाम है, ये हम मौलिक अधिकार के इस वीडियो में आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलते हैं मौलिक अधिकार क्यों। तो आपके सामने इतने बड़े चैप्टर दिख रहे हैं, ये बेकार प्रथा का चैप्टर दिख रहा है, ये आपका प्रेस या वाक या बोलने की स्वतंत्रता मिल रहा है, ये आपको किसी को बंधक बना के रखा हुआ है, ये किसी को जेल में डाला हुआ है, ये बच्चों को शोषण हो रहा है, और ये सबसे बड़ी बात है प्रदूषण से दम घुट रहा है। तो इस प्रकार के फोटो आपको क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आपको मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों है। आपका दम घुट रहा है तो कौन आपकी मदद करेगा। अगर आपको बेकार प्रथा की जा रही तो आपकी मदद कौन करेगा। अगर आपके मीडिया, प्रिंट मीडिया, पत्रकार मीडिया और आपकी बोलने की या आपकी प्रेस या आपकी वाक अभिव्यक्ति संदर्भ में कोई हनन करता है तो कौन सा अधिकार आपको जरूरत पड़ते हैं। अगर आपको बेमतलब से कोई परेशान करता है और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तब आप क्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के साथ अगर शोषण करते हैं, बाल श्रम कराया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा। और सबसे बड़ी बात है यदि व्यक्ति को बिना उसकी अनुमति से नजरबंद कर दिया जाता है, और सबसे बड़ी बात जेल में ना दलील ना अपील, सीधा जेल में डाल देते हैं और उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। उस सुनवाई के तहत अगर कौन से अधिकार है जो आपको कहते हैं कि मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है। तो ऐसे तो दुनिया भर के रीजन है, लेकिन ये मोटे मोटे रीजन में आपको समझाने के लिए बताया है कि मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो रीजन यही है कि मौलिक अधिकार बेकार प्रथा को रोकना है, आपकी बोलने की जो क्षमता है, जो आपका राइट है उसको हटाता है, उसको बढ़ाता है, बाल श्रम जैसी कंडीशन को रोकता है। अगर आप नज़रबंद हो या जेल में बिना मतलब के बंद हो तो आपको छुड़ाएंगे कैसे। उन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए आपको मौलिक अधिकार क्यों, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है। जब आप जेल में बंद हो जाते हैं तो आपके सामने मैं छुड़ूं कैसे, तब आपके सामने आता है मौलिक अधिकार। यदि आपको कोई बेकार प्रथा में बंद बलात्कार श्रम करवाता है, जबरदस्ती आपसे काम करवाता है, तो आपके दिमाग में आता मैं इससे बचूं कैसे, तो आपका आता मौलिक अधिकार क्यों। अगर आपको आपके एरिया में प्रदूषण हो रहा, बहुत बड़ा प्रदूषण हो रहा, आपके स्वास्थ्य में हानि हो रही है, तो आपके क्वेश्चन आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं इससे बचाऊं कैसे। तो आपके सामने एक बड़ा क्वेश्चन आता जिसका नाम है, एक ही बड़ा हथियार सामने आता इन सभी समस्याओं, इन सभी दुर्घटनाओं, इन सभी कंडीशन का एक ही रामबाण है जिसका नाम है मौलिक अधिकार। तो आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकार की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर इस तरह के कटघरे में लोग रहते हैं, इस तरह बंदिशों में लोग रहते हैं, तो उसका व्यक्ति का विकास नहीं हो पाता। इसलिए मौलिक अधिकार की जरूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं मौलिक अधिकार क्यों। अब आता मौलिक अधिकार है क्या। अगर सिंपल बात कहूं, जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, सबसे बड़ी बात जीवन जीना,
जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। आप देखिए इस वीडियो में, अगर आपको बेकार प्रथा की जा रही है, आपको जबरदस्ती श्रम कराया जा रहा है, तो आप जीवन अच्छे से जी पाओगे क्या? नहीं। अगर आपको बेमतलब से कोई बंदिश बना देता है, बंधक बना के आपके साथ मारपीट करता है, तो आप अच्छे से जी पाओगे? नहीं। यदि आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके पड़ोसी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ बाल श्रम किया जाएगा, तो क्या वो अच्छा जीवन जी पाएगा? और सबसे बड़ी बात है, आपको आपकी परमिशन के बिना, बिना अपराध के बिना भी अगर आपको जेल में डाल दिया जाए, तो आप अच्छा जीवन जी पाओगे? और सबसे बड़ी बात है, अगर आपके आसपास कोई वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है, स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही, कि आप अच्छा जीवन जी पाओगे? मतलब इन सारी कंडीशन जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए जरूरी है, तो मौलिक अधिकार वो रामबाण है जो किसी व्यक्ति के जीवन जीने के लिए अनिवार्य होता है, उसी का नाम है मौलिक अधिकार। जो व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास, मतलब अगर आपको बंदिश है, ये व्यक्ति है, अगर आपके पास बंदिश है और अगर आपको स्वास्थ्य की लाभ नहीं मिलता तो बच्चा कुपोषित होता है। अगर आपको मौलिक अधिकार नहीं मिलता तो आपकी जीवन नष्ट होने लगता है। तो कुल मिला के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास करने के लिए मौलिक अधिकार की आवश्यकता होती है। और यदि अधिकार नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर पाता। अगर व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर पाता, जिस तरह देखिए व्यक्ति विकास कर, अगर व्यक्ति पूर्ण विकास नहीं कर पाता, समाज विकास नहीं करेगा, समाज विकास नहीं करता, अपना देश विकास नहीं करेगा। कुल मिला के देश के संपूर्ण विकास करने के लिए मूल अधिकार एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात है इसमें, संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं जो मूल अधिकार हैं। कौन देता है? संविधान देता है। और और इसमें राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। मतलब जो आपका राइट है, राज्य बिना मतलब उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। और ये कानूनी अधिकार से अलग होते हैं। जैसे कोई कानूनी अधिकार है तो कानूनी अधिकार को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन छीन भी सकते हैं, लेकिन जो मूल अधिकार होता है बिना संविधान संशोधन के बिना उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। आज आपके कोई कानूनी अधिकार है, कल कोई नया बिल विधेयक बना के परिवर्तन, लेकिन मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसलिए मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकार क्या है। वो अधिकार जो व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए होता है, या व्यक्ति के जीवन जीने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता होती है, उसको मौलिक अधिकार कहते हैं। ये मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसमें राज्य किसी प्रकार इंटरफेयर नहीं करता है। अब आता है किसी व्यक्ति के पूर्ण विकास। आपने देखा समानता का अधिकार, जो विधि के समक्ष समानता, अगर आपके पास समानता का अधिकार नहीं मिलेगा तो आप व्यक्ति विकास कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो विधि के समक्ष समानता है, राज्य किसी व्यक्ति, या देख लीजिए, जो मूल अधिकार जो मिलते हैं किसी व्यक्ति को मिलते हैं, किसी समूह को नहीं मिलते हैं, व्यक्ति को मिलते हैं। तो मूल अधिकार किसी व्यक्ति को मिलते हैं, जो व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता मिलती है। अनुच्छेद 15 देख लीजिए, अनुच्छेद 15 के अंदर भेदभाव का प्रतिशत किसी नागरिक, मतलब नागरिकों को मिलते हैं, व्यक्ति को मिलते हैं अधिकार, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, क्योंकि व्यक्ति के खुद के विकास होने पर समाज का विकास होता है, और समाज का विकास होने पर देश का विकास। आगे देख लिया अनुच्छेद 21 में, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून की स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जैसे आप स्वास्थ्य का अधिकार व्यक्ति को मिलता है, जैसे आप रोजगार का अधिकार व्यक्ति को मिलता है, शिक्षा का अधिकार व्यक्ति को मिलता है, अच्छे वातावरण का अधिकार है व्यक्ति को मिलता है, अच्छे रोजगार का अधिकार आपको पैसा मिलता है, समानता का अधिकार व्यक्ति को मिलता है। कुल मिला के व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए मूल अधिकार सबसे बड़ी जरूरत होती है। और अगर आपका विकास होता है, अगर मूल अधिकार नहीं होते हैं, तो आपको रोजगार का अधिकार भी नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य का अधिकार भी नहीं मिलेगा, अच्छे वातावरण का भी अधिकार नहीं मिलेगा, बाहर जाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा, बोलने का अधिकार भी छीन जाएगा। कुल मिला के अगर आपके पास मूल अधिकार नहीं हो तो बाहुबली फिल्म आपने देखी होगी, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो इस तरह की कंडीशन जो सामने होती हैं, उस कंडीशन को रोकने के लिए संविधान के द्वारा लोगों को मूल अधिकार का प्रावधान किया गया। आगे चलता है, ये अधिकार कई कारणों से मौलिक हैं, मतलब रूट है, सबसे पहले है। क्यों?
इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें देश के संविधान के द्वारा मिलता है। ये संविधान में स्थान है और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मूल अधिकार का प्रावधान दिया गया। तो मतलब ये मौलिक इसलिए है कि इसका स्थान संविधान में दिया है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के माध्यम से ही इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए मौलिक है क्योंकि संविधान में दिया और संविधान में परिवर्तन होने पर भी परिवर्तन किया जा सकता है। आप देख लीजिए भारत का संविधान, मतलब संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं वो आपको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। दूसरा, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर ये आपको अधिकार नहीं मिलते हैं तो आपके व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं आपको अगर बच्चों को पोषण ना मिले तो कुपोषित हो जाते हैं। उसी तरह व्यक्ति को अधिकार ना मिले तो व्यक्ति भी कुपोषित हो जाता है। व्यक्ति कुपोषित होता है तो समाज कुपोषित होता है, समाज कुपोषित हो देश भी कुपोषित हो। इसलिए पहला कारण संविधान में स्थान है, दूसरा इसलिए है कि व्यक्ति के विकास के लिए महत्व आवश्यकता है। तीसरा आता है इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति उल्लंघन करता है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। चौथा, मूल अधिकार न्याय योग्य है। अगर आपका कोई उल्लंघन करता है तो उसका वाद न्यायालय में दर्ज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है संविधान में उसकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान दिया है। संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों के माध्यम से संविधान खुद ये सुनिश्चित करता है अगर आप कोई उल्लंघन करता है तो संविधान उसकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करता है। तो इन सभी कारणों की वजह से मूल अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में माने जाते हैं। अगली बात, अब आता मौलिक अधिकार। तो समझ गए हम मौलिक अधिकार नागरिक को प्रदान किया जाने वाला है जो उसके हितों का संरक्षण करते हैं और संविधान के द्वारा प्रदत्त होता है और संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। और सबसे बड़ी बात है ये जो मौलिक अधिकार है वो प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मूल रूप से जो मूल अधिकार का जो प्रावधान है अमेरिका के संविधान से लिया गया। और सबसे बड़ी बात है जो भाग 3 है, जो मूल अधिकार का जो प्रावधान है वो भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन होता है मैग्ना कार्टा है क्या? तो मैग्ना कार्टा का तात्पर्य है आज़ादी का महान चार्टर। मतलब इंग्लैंड का एक मजबूत कानूनी परिपत्र था जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैं अगर इस छोटी सी कहानी बताऊं, तत्कालीन जो इंग्लैंड का जो महाराजा था या राजा था या सम्राट था, वो जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया बाहुबली वाला, मेरा वचन ही मेरा शासन है, इस मेरा वचन ही मेरा शासन है, उस कंडीशन को रोकने के लिए वहाँ की जनता, वहाँ के सामंत, वहाँ के मौजूद लोगों ने ये प्रावधान किया है कि अब सभी लोग विधि के अनुपालना करेंगे। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, न्याय से ऊपर नहीं, कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ तक राजा भी है तो उस राजा को भी कानून के नियमों की पालना करनी पड़ेगी और वो व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है। तो इस प्रकार ये मूल अधिकार का प्रथम लिखित दस्तावेज है जिसमें ब्रिटिश नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं। मतलब अगर सम्राट को अधीन कर दिया नियमों कानूनों में और साथ साथ में वहाँ के इंग्लैंड के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, समानता का अधिकार हो, कुछ अधिकार प्रदान किए। जो अधिकार प्रदान करने वाला जो परिपत्र था, जो पहला दस्तावेज था, वो दस्तावेज था मैग्ना कार्टा, जो ब्रिटिश कानून का ऐसा कानूनी दस्तावेज था जिसके माध्यम से ब्रिटिश सम्राट को भी कानून और विधि के अधीन ले आया और वहाँ के नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए। इस कारण इसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। क्योंकि इस मैग्ना कार्टा ने इंग्लैंड के नागरिकों को मूल अधिकार का प्रावधान दिया, उसी मैग्ना कार्टा, उसी अधिकारों को जब भारत के संविधान में अपनाया गया, इसी कारण अपनाने की वजह से भाग 3 को भारत के संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
दूसरा फ्रांस में 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसमें मानवीय अधिकारों की घोषणा की गई और कुछ अधिकारों की घोषणा की गई है। सबसे बड़ी बात है, तो पहले आपने पढ़ा मैग्ना कार्टा, दूसरा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में भी मूल अधिकारों की घोषणा की, कुछ मानवीय और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की है। तो सेकंड चरण उसमें आता है, इस घोषणा की वजह से जनता को मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति आप पढ़ते हैं कि वो फ्रांसीसी क्रांति बुर्जुआ वर्ग, मतलब जो धार्मिक एवं जो राजसी संगठन थे या विशेष अधिकार वाले लोग थे, उसको समाप्त करने के लिए जो क्रांति हुई वो फ्रांसीसी क्रांति है। उस क्रांति के पश्चात विशेष अधिकार समाप्त किए गए और सभी व्यक्तियों को समानता, समान कानून के अधिकार प्रदान किए। इसलिए इसके इतिहास के मूल अधिकार के द्वितीय चरण में ये कह सकते हैं, फ्रांस की क्रांति के माध्यम से नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। अगला चलते हैं, 1791 में अमेरिका के संविधान में संशोधन किया गया और बिल ऑफ राइट्स अधिकार पत्र शामिल किया। इस बिल ऑफ राइट के माध्यम से कुछ संविधान में मूल अधिकारों को सम्मिलित किया गया था। इसी बिल ऑफ राइट को भारतीय संविधान ने जब मूल अधिकार के प्रावधानों को सम्मिलित करना, तो इसी का जो मोटिवेशन है या मोटिवेट है, जो प्रेरणा है, वो बिल ऑफ राइट्स है, जो अमेरिका संविधान का 10वां संविधान संशोधन करके नागरिकों को कुछ मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। अब आता है भारत में, ये तो इतिहास में अगर कहें मूल अधिकार के बारे में, तो चार्टर, मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश फ्रांस की क्रांति 1789 और तीसरा अमेरिकी क्रांति के पश्चात 1791 में बिल ऑफ राइट्स को पारित किया, वो विश्व इतिहास के रूप में कह सकते हैं, वहाँ से मूल अधिकार का उद्भव होता। अगर भारतीय इतिहास को देखा जाए तो सर्वप्रथम जो भारत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, उस स्थापना के समय ही कुछ मूल अधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्ताव लाए गए थे। इसलिए कह सकते हैं भारत में मूल अधिकार का जो उद्भव है, विकास है, 1885 कांग्रेस की स्थापना जो बम्बई में हुई, उसी स्थापना के माध्यम से मूल अधिकार की शुरुआत मानी जा सकती है। दूसरा आता है एनी बेसेंट, बड़ा नाम है एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का नाम इसलिए है कि वो भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और सबसे बड़ी बात है होम रूल लीग की स्थापना की और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थी। इसमें सबसे बड़ी बात है एनी बेसेंट के बारे में ये कहा जा सकता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान मौलिक अधिकार की मांग प्रस्तुत की थी कि लोगों को मूल अधिकार प्रदान करना चाहिए। अगर व्यक्ति को मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति के पूरा विकास नहीं हो सकता, व्यक्ति एक अधूरा जीवन जी सकता है। उसी कारण 1925 में द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में इस अधिकारों की मांग की गई है। तो मतलब भारतीय इतिहास में मूल अधिकार का जो दूसरा चरण है वो एनी बेसेंट के रूप में कहा जा सकता है, जो प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष होने के साथ साथ उन्होंने एक बिल प्रस्तुत किया जिसमें मूल अधिकार के बात की और लोगों को मूल अधिकार प्रदान करने के लिए अनुशंसा की थी। आगे चलते हैं, 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी आई थी। उस कमेटी में भी मूल अधिकार की बात की गई है। उसमें यह कहा है कि व्यक्ति को अगर मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो व्यक्ति का विकास अधूरा होता है। तो कुल मिला के 1928 में मोतीलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की। उसमें स्वराज का मसौदा पेश किया और स्वराज के मसौदे में यह कहा है कि मूल अधिकार के बिना स्वराज अधूरा है। अगली बात आती है 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की थी और पूर्ण स्वराज को दोहराते हुए मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। मतलब 1928 में जो नेहरू कमेटी ने जो मूल अधिकार का प्रस्ताव या मसौदा बनाया था, उस मसौदे को 1931 के कराची अधिवेशन में, जिनकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ पटेल ने की थी, भाई पटेल ने की थी, इस अधिवेशन में जो मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है वो पारित कर दिया गया। आगे चलते हैं अगर इतिहास में,
उसके बाद में विकास धीरे धीरे होने लगा। जब 1946 में कैबिनेट मिशन की सलाह हुई थी, उस मिशन की सलाह पर मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर परामर्श समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन ने मूल अधिकार के लिए कमेटी गठित की, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार के संबंध में कमेटी का गठन किया, जिसका नाम था अध्यक्ष। ये एक प्रकार की परामर्शदात्री समिति थी। मतलब परामर्श देना है कैबिनेट मिशन को या संविधान निर्माताओं को परामर्श देना। उस कैबिनेट मिशन की परामर्श समिति के परामर्श में 5 उप समितियों का गठन किया, जिसमें एक समिति थी मौलिक अधिकार की समिति। मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी, जिसके अध्यक्ष के जेपी कृपलानी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति का अध्यक्ष के वल्लभ भाई पटेल, और जो उप समिति बनाई गई थी मूल अधिकार की उप समिति, जिसका मुख्य काम था मूल अधिकार के बीच में मूल अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान करना, परामर्श देना, उस समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। जो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वही जेपी कृपलानी, माननीय जेपी कृपलानी, जो मूल अधिकार की उप समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति के सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार के प्रावधान किए गए हैं। अब मौलिक अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है। क्यों भिन्न है भैया? ऐसे कौन से कारण, ऐसे कौन सी ताकत है मूल अधिकार में जो दूसरे कानूनों से अलग बनाती है? पहला, जहां साधारण कानून अधिकार को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा दिया जाता। कोई सिंपल कानून बनाया तो उसके लिए कानून सिंपल है, लेकिन मूल अधिकार की सुरक्षा संविधान करता है। जो संविधान पूरे विश्व, पूरे भारत का जो सर्वोच्च ग्रंथ है, पूरे विश्व, पूरे भारत का जो सबसे बड़ी शक्ति का जो सोर्स है, वो ग्रंथ करता है कि मूल अधिकार का हनन होता है। तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि भाई लोगों, अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो मैं आपके साथ हूं, मैं हूं ना। ये कहता हमारा संविधान, जो कहता है किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो संविधान ये कहता है कि भाई मैं तेरे साथ हूँ, तेरे मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो मैं आपकी मदद करूँगा। मतलब इसलिए मूल अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। दूसरा, सामान्य अधिकारों को संसद कानून बना सकती है। जो सामान्य विधेयक होता है, सामान्य कानून, उसमें साधारण विधेयक बनता है। साधारण बहुमत से कानून बना सकता है, जो प्रेजेंट ऑफ वोटिंग का हाफ होता है, साधारण बहुमत। लेकिन मूल अधिकार को परिवर्तन करना है, चेंज करना है, रद्द-बदल करना है, तब उसको सरकार को संविधान संशोधन ही करना पड़ेगा। तो दूसरा अंतर समझ गए। पहला भिन्न इसलिए है कि उसकी शक्ति का सोर्स संविधान खुद है। दूसरा, उसमें संशोधन केवल संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकते हैं। अगला चलते हैं। तीसरा, मौलिक अधिकार का सरकार के किसी भी अंग द्वारा उल्लंघन नहीं कर सकता। न कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन नहीं कर सकता हो, संविधान सर्वोच्च हो गया। संविधान में जो चीज देखा है उसको कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। चौथा, मूल अधिकार निरंकुश और असीमित अधिकार नहीं है। मतलब असीमित नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, बिल ऑफ राइट्स जो अमेरिकी संविधान का 10वां संविधान संशोधन किया, वो इसी चीज का है कि अमेरिका में मूल अधिकार निरंकुश है, असीमित है, जबकि भारत में आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है। मौलिक अधिकार का प्रयोग में औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। इसलिए मूल अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है। अगला, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में अगर आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसका रक्षक कौन है? न्यायपालिका। जबकि साधारण कानूनों में, साधारण अपराधों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन होता है तो संविधान कहता मैं हूं ना,
फिर अगला क्वेश्चन कौन करेगा? बोले न्यायपालिका बोलती मैं हूं आपकी रक्षा करने के लिए। इन चीजों की वजह से ही मूल अधिकार अन्य अधिकारों से भिन्न है। अब मौलिक अधिकार के रक्षण क्या क्या है? पहली बात, संविधान द्वारा प्रदत्त है और सभी प्रकार के कानूनों से ऊपर है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो इसकी रक्षक है वो संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय 32 के माध्यम से और उच्च न्यायालय 226 के माध्यम से मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। जो ये रिट के माध्यम से, जो आज्ञा आदेश निर्देश के माध्यम से मौलिक अधिकार को लागू करने का प्रयास करती है। अगली बात है, तीसरी बात कहते हैं मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका की भांति आत्यांतिक नहीं है। उसमें भी मतलब असीमित अधिकार नहीं है। उन अधिकारों को पर या अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अगली बात, अदालतों को ये जांचने का अधिकार है। मौलिक अधिकार नियंत्रण तर्क संगत है नहीं। मतलब यदि कोई व्यक्ति मौलिक अधिकार या विधायिका कार्यपालिका कोई भी यानी बॉडी अगर मूल अधिकार पर कोई हनन करने का प्रयास करती है, ऐसे कोई विधि कानून बनाती है, तब उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो ये जांचे कि क्या वो विधि जो कानून जो बना रहे हैं उससे मूल अधिकार का हनन हो रहा है। अगली बात, आपातकाल की स्थिति में मूल अधिकार पर कुछ प्रतिबंध, कुछ निलंबन किया जा सकता है। अगली आती है मूल अधिकार की क्या क्या विशेषता है। अगर विशेषता आपने लगभग मोटा आपने देख ली, फिर भी मैं आपके सामने वापस करता हूं। पहली विशेषता ये भाग 3 है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है, जो भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहता है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को संपूर्ण विकास करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आवश्यक है। दूसरा, मूल अधिकार का प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया। अमेरिकी संविधान का जो बिल ऑफ राइट्स है उससे उत्प्रेरित है। इन अधिकारों में कुछ अधिकारों नागरिकों के लिए हैं और कुछ सभी के लिए। मतलब मूल अधिकार भी अंतर करता है भारतीय नागरिकों और अन्य नागरिकों में। जैसे एग्जाम्पल दूं, संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, जो मैंने पूर्व वीडियो में आपको बताया है कि भारतीय नागरिकों को कुछ अधिकार मिलते हैं और कुछ अन्य नागरिकों को मिलते हैं। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ बाकी जो अधिकार हैं, विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण, आगे जो अधिकार हैं वो सभी लोगों को प्राप्त होते हैं। अगली बात, ये स्थायी नहीं है, मतलब आत्यांतिक नहीं है, असीमित नहीं है। इसमें परिवर्तन कर सकती हैं और वो परिवर्तन संसद संविधान संशोधन के माध्यम से कर सकती है। और अगली बात, मूल अधिकार वाद योग्य है। वाद मतलब अगर किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए आपके पास सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपके पास है।